हाय एवरीवन, माई सेल्फ सूरज सिंह। आज आप लोगों को क्लास 9 फिजिक्स का लेक्चर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज आप लोगों को सेकंड लेक्चर में हम कुछ नई चीज़ों को बताएंगे और जिसमें से सबसे बड़ी नई चीज़ होगी जो कि आप लोग अभी तक उसको यूज नहीं किए होंगे, वो होगा हमारा फिजिक्स में ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो आज ग्राफ से भी रिलेटेड रहेगा, लेकिन हम लोग कुछ टॉपिक का नाम लिखते हैं। अभी तक हम लोग देखे थे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और किस किस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या फिर बराबर होता है और कब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो आज हम लोग जो है फिजिक्स के ही सेकेंड लेक्चर में आज पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो बात नेम से क्लियर है, ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। एक यूनिफॉर्म है तो दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म वर्ड मीन्स क्या होता है, इफ अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मीन्स इफ अ बॉडी इज इन मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है एंड इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो इफ बॉडी इज इन मोशन, पहले तो बॉडी मोशन में होना चाहिए, बिना मोशन में तो कुछ हम लोग पढ़ ही नहीं किए, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब मोशन में होना तो कंपलसरी है। तो अगर कोई बॉडी मोशन में है और हम देख रहे हैं कि किसी इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसने वही डिस्टेंस कवर किया जो पहले उसने किया था। मीन्स हम लोग चलिए थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक पाथ बनाया हुआ है और पॉइंट ए है, यहाँ पर ए टू बी हमने देखा ए टू बी की जो डिस्टेंस थी, सपोज दैट कि वो 100 मीटर थी और उसको ए टू बी कवर करने में टाइम लगा 2 सेकेंड। फिर हम नेक्स्ट डिस्टेंस को कवर करते हैं बी टू सी, सपोज दैट ए भी 100 मीटर है, इसको भी टाइम लगा कितना, 2 सेकेंड। फिर सी टू डी सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे सी टू डी को डिस्टेंस डबल कर दिए, 200 मीटर कर दिए, तो टाइम भी क्या हो गया, डबल हो गया। अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे अगर हमने डिस्टेंस को डबल किया तो टाइम भी डबल हो गया, मीन्स डिस्टेंस के रेट में वही रह गया। अगर हम यहाँ देखें 100 मीटर 2 सेकेंड, 100 मीटर 2 सेकेंड, सो 200 मीटर 4 सेकेंड। मीन्स यहाँ पर बॉडी को हम लोग कह सकते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। नो डाउट यहाँ पर क्लियर हुआ है कि अगर कोई बॉडी, इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, equal distance in equal interval of time, then it is said to be in uniform motion। अब बात क्लियर हुई। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग अब पढ़ते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, क्लियर है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जस्ट इसी का अपोजिट, दोनों में किसी एक को अनइक्वल कर देंगे। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं ए टू बी, कोई बॉडी जा रहा है ए टू बी, बी टू सी, देन सी टू डी। ए टू बी मान लेते हैं 100 मीटर, यहाँ भी 100 मीटर मान लिए और यहाँ पर भी 100 मीटर मान लिए लेट कर लिए, कुछ भी मान लेट कर सकते हैं। फिर अगर ये 100 मीटर को कवर करने में यहाँ पे लगा 2 सेकेंड, फिर इस 100 मीटर को कवर करने में लगा 3 सेकेंड। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 100 मीटर डिस्टेंस तो सेम है, मतलब डिस्टेंस इक्वल है, बट उसका जो टाइम टेकन है वो अनइक्वल है। फिर यहाँ पे भी 100 मीटर को हम मान लेते हैं 3, 2, 4, 5 कुछ भी सेकंड हो सकता है, कुछ भी हो, मत ये तीनों इक्वल ना हो, दोनों कोई भी एक इक्वल अगर नहीं है, मतलब अगर ये 2 सेकंड, ये भी 2 सेकंड है बट यहाँ पे 3 सेकंड है, तो ये हम लोग देखेंगे कि इफ यहाँ पे बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, इसका मतलब बॉडी कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग और समझते हैं कि अगर हमारा टाइम तो सेम हो, मीन्स हमने टाइम को तो सेम लिया, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर ये हो गया पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। मान लेते हैं कि हमारा जो टाइम सेकंड हमने देखा यहाँ 2 सेकंड के लिए देखा, फिर यहाँ पर 2 सेकंड और फिर यहाँ पर 2 सेकंड, 2 सेकंड्स का हमने जो इंटरवल डिवाइड कर लिया। अब देखते हैं 2 सेकंड में ए टू बी की जो डिस्टेंस थी वो कितने हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 मीटर और यहाँ पे 150 मीटर, यहाँ पर 170 मीटर। मीन्स हम यहाँ देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल तो सेम है बट डिस्टेंस क्या अनइक्वल है। तो किसी दो, मतलब डिस्टेंस और टाइम
दोनों में से कोई भी अगर अनइक्वल हो जाता है तो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगा। मतलब ये दोनों एग्जाम्पल नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ही हैं। If a body covers equal distance in unequal interval of time, then it is said to be non-uniform motion. If a body covers unequal distance in equal interval of time, so it is said to be non-uniform motion. मतलब non-uniform motion के लिए टाइम और डिस्टेंस में कोई भी अगर अनइक्वल है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि ग्राफिकली हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन, तो हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफ पर हम डिस्टेंस और टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस और टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस और टाइम। अगर हम यहाँ पर टाइम दिखा दें, ध्यान रखिएगा टाइम को हम यहाँ पर भी दिखा सकते हैं यहाँ पर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग मतलब जनरली जो है टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल दिखाते हैं और हमारा जो डिस्टेंस होगा वो वर्टिकल लाइन पे होगा। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस और ये हो जाएगा टाइम। तो अगर हम यूनिफॉर्म मोशन को अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनेगा वो एकदम स्ट्रेट बनेगा। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग चेक करेंगे तो जितना डिस्टेंस और टाइम यहाँ पे होगा वही डिस्टेंस टाइम यहाँ पर होगा। फिर अगर हम कहीं पर भी चेक करें तो उनका जो रेट होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अगर हम पॉइंट ए माने, पॉइंट बी माने, पॉइंट सी माने, तो यहाँ पर जो 100 मीटर था, 100 मीटर 2 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, ठीक है। तो ये भी पहुंचने पर 2 सेकेंड, यहाँ भी 100 मीटर, 100 मीटर। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ए टू बी, बी टू सी, यहाँ पे ओरिजिन को हम लोग ओ मानते हैं। तो इस तरह का ग्राफ जो कहलाएगा वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हुआ। मतलब अगर कोई बॉडी एकदम कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है ना तो घट रही है, तो ऐसे बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगी और यहाँ इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारा हो गया टाइम, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस और ये हो गया हमारा टाइम। डिस्टेंस को हम लोग फिजिक्स में या तो मीटर में लेंगे या तो सेंटीमीटर में लेंगे फिजिक्स को सॉल्व करते समय। तो जनरली हम लोग एमकेएस में लेते हैं। 3 मीटर हो गया और यहाँ पे इन सेकेंड हो गया, इन सेकेंड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि कोई बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है या फिर अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है तो बॉडी क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगा। तो उसका ग्राफ हम कुछ भी बना सकते हैं। मतलब हमारा ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारा जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा उसका ग्राफ कुछ इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह से, या फिर वो और भी खराब तरीके से हो सकता है। मतलब कुछ जनरली इस तरह से भी हो सकता है। मतलब तीनों जो ग्राफ हैं, मतलब इस तरह से कुछ भी ग्राफ बना दिया जाए इसको छोड़ करके, चाहे जैसा भी ग्राफ, डिस्टेंस यहाँ पर होगे और यहाँ पर टाइम होगा, फिर यहाँ पर डिस्टेंस होगा, यहाँ पर टाइम होगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग ग्राफ इसके अलावा जैसा भी ग्राफ बनाएंगे सब नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारे डे टू डे लाइफ में कब दिखाई देता है। तो अगर हम किसी स्टोन को या किसी बॉल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं हाइट से थ्रो करते हैं, लीव कर देते हैं, तो लीव कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, वो पहले उसकी स्पीड को क्या होगी, कम होगी। फिर जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो जैसे जैसे पहले तो इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, मीन्स वो स्लो प्रोसेस में रहेगा। तो जब स्पीड कम होगी तो वो क्या करेगा, वो कम डिस्टेंस कवर करेगा, टाइम उतना ही लगेगा। लेकिन कुछ समय बाद जब वो इसकी स्पीड ज़्यादा गेन कर लेगा, वो अधिक बढ़ जाएगा, तो क्या करेगा, टाइम कम होगा बट डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना शुरू करेगा और नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से आना शुरू करेगा। तो ऐसे केसेस में हमारा जो ग्राफ होगा फ्री फॉल ऑफ बॉडी, अगर हम ग्राफ दिखाएं कि फ्री फॉल ऑफ बॉडी, मतलब इन तीनों को के अलावा अगर हम बताएंगे फ्री फॉल ऑफ बॉडी का ग्राफ कैसा होगा, मतलब कि फ्री फॉल, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग फ्रीली छोड़ दे किसी हाइट पे ले जा करके, तो उसको बोलते हैं फ्री फॉल। तो अगर हम फ्री फॉल का ग्राफ बनाना चाहें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ये फ्री फॉल का एक पर्टिकुलर ग्राफ हो जाएगा, फ्री फॉल ऑफ बॉडी। तो उसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह का होगा। मतलब ये हमारा ग्राफ है फ्री फॉल, जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन जो फ्री फॉल होगा उसका जो ग्राफ बनेगा वो पर्सनली यही बनेगा।
अरे अब आगे हम लोग चलते हैं, कुछ टर्म्स से वाकिफ होते हैं। हमारे जो टर्म्स होंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन होगा। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो हम लोग स्पीड जानते हैं क्या है। तो वैसे तो नॉर्मली हम जानते हैं कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या फिर रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज सेड टू बी स्पीड। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो स्पीड जो होगा वो रेशियो होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। कोई बॉडी अगर हम लोग बताए 3 टर्म पढ़ने जा रहे हैं, स्पीड, वेलोसिटी एंड टाइम, एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, हमने अभी क्लियर बताया कि स्पीड जो होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए मूविंग बॉडी। बिना बॉडी अगर बॉडी मूव नहीं करे, मतलब मोशन में नहीं है, हम उसकी स्पीड को नहीं निकालेंगे। स्पीड उसकी क्या होगी, 0 होगी। तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसका जो स्पीड होगा वो डिसाइड करेगा, मीन्स डिफाइन होगा कि कितना वो डिस्टेंस कितने इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस की यूनिट जो होगी मीटर, और यहां पे हो जाएगा इन सेकेंड। तो हमारा जो स्पीड की यूनिट होगी वो मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट ऑफ स्पीड हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसको M/S इसलिए हम करते हैं क्योंकि अगर हमें कोई नहीं पूछेगा कि हम कौन सी यूनिट में कौन से सिस्टम में आपको बताना है, तो आपको सीधे बता देना है MKS यूनिट में। मतलब अगर आपको ये नहीं कह रहा कि नहीं आप CGS बताइए, और यही हम CGS यूनिट में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो हमारा जो यूनिट ऑफ स्पीड हो जाएगा वो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। और अगर हम FPS में देखें तो फीट पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन हमको अगर कोई बस सिर्फ यूनिट पूछे तो हम लोग जनरली MKS यूनिट लिखते हैं। और उसका रीजन क्या होता है कि ये जो MKS यूनिट होती है वो उसी को हेल्प लेकर के इंटरनेशनल सिस्टम में एक यूनिट बनाई गई जिसे हम लोग SI यूनिट कहते हैं। तो इस MKS को हम लोग यूज करते रहेंगे और बाद में हम फिर इसी की हेल्प से कुछ यूनिट्स रेडी करेंगे अभी इसी चैप्टर में, और उसको हम लोग बोलेंगे SI यूनिट, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में MKS को ही एक्सेप्ट किया गया है। क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और स्पीड में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जनरली अगर हम देखेंगे तो दोनों ऐसा लगेगा नहीं दोनों सेम है, नहीं ऐसा नहीं है। वेलोसिटी और स्पीड में स्मॉल डिफरेंस होता है। हम जब डिस्टेंस लेते हैं तो ओवरऑल डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड किया किसी मूविंग बॉडी ने किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में। बट अगर उसकी वेलोसिटी को मेजर करते हैं तो वेलोसिटी जो होगा वो किसी टोटल डिस्टेंस में हम या टोटल डिस्प्लेसमेंट में नहीं लेंगे, हम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में देखेंगे कि उसके डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। हम डिस्टेंस को नहीं देखेंगे और टोटल डिस्प्लेसमेंट को भी नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो चलिए समझते हैं इसको थोड़ा सा ग्राफ बना करके, या फिर जिस तरह से भी आप लोगों को समझ में आया। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कोई बॉडी पॉइंट A पर है और इस पॉइंट B पे जा रहा है, कोई डाउट नहीं है, वो इस तरह से जा रहा है। तो यहाँ से डिस्टेंस तो हमारा क्या हो गया, AB हो गया, अलॉन्ग जो भी अगर x बना देंगे तो AXB, तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगी XB अपन टाइम टेकन, जो भी टाइम लग रहा होगा वो यहाँ पे हम लोग मेजर कर लेंगे। बट वेलोसिटी को इस तरह से हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे। वेलोसिटी को हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, जिससे कि उसका जो पाथ हो वो स्ट्रेट मिल सके। मान लेते हैं A से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है बहुत छोटा डिस्टेंस लिए, बहुत छोटा डिस्टेंस लेने के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होगा जो डिस्टेंस होगा वो एकदम स्ट्रेट होगा, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट नेम देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो मेरे लिए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में जो फाइनल पोजीशन होगा ये बहुत उसके एक काफी क्लोज होगा। तो उसको हम लोग मान सकते हैं, अगर डिस्टेंस को स्मॉल डिस्टेंस लेते हैं तो हमारा डेल्टा x अगर हो जाए और उसको चेंज होने में टाइम लगे डेल्टा t, तो हमारा जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम
टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। मतलब इन दोनों को हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट अगर हम स्मॉल डिस्टेंस लेते हैं तो उस पोजीशन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर इक्वल होंगे। लेकिन अगर हम फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन देखें तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम इसको वेलोसिटी यहाँ v लिखें तो फाइनल पोजीशन b टू a, तो ए भी हमारा हो जाएगा। अगर हम फाइनल देखें और टाइम तो उतना ही लगेगा जितना डिस्टेंस को कवर करने में लगा था, तब भी हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तो ध्यान रखना कि वैसे तो नॉर्मली हमारा होता है स्मॉल डिस्टेंस जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट में कवर करेंगे, स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वर्ड आपके लिए न्यू होगा तो बता देते हैं कि जब हम किसी फिजिक्स में जब फिजिक्स में हम लोग यूज करेंगे किसी चीज़ को स्मॉल डिनोट करने के लिए तो हम उसके आगे डेल्टा लगा देते हैं। मतलब हम डिस्टेंस को हमने बहुत शॉर्ट लिया, बहुत छोटा सा डिस्टेंस लिया, तो वो बड़ा सा हो रहा होगा, कोई ट्रेवल करने के लिए पूरा जर्नी रहेगी एक्स बी की, तो इसका स्मॉल पार्ट लिए तो उसको हम लोग डेल्टा एक्स, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को स्मॉल पार्ट ले लिए डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करने के लिए। अब कोई बॉडी मोशन में थी, अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हमने लिया तो उसका मतलब उसका टाइम भी बहुत कम लगा होगा, इससे टाइम को भी हमने स्मॉल पे रिप्रेजेंट किया। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी करने का मतलब है कि स्मॉल इंटरवल में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ध्यान रखना ये हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा वो हमारा ए बी को हम लोग अगर इस तरह से दिखा दें तो ये हम नियर अबाउट यहाँ भी दिखाने का मतलब कि ये भी हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट है। अगर उसके ऊपर लाइन भी ड्रॉ कर देंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, अगर हम लाइन ड्रॉ नहीं किए हैं तो डिस्टेंस को शो करेगा। आप समझेंगे बाद में कि क्यों है लाइन से क्या फर्क पड़ता है। तो अपॉन टाइम टी, तो ये भी हमारा होता है वेलोसिटी, लेकिन ये किसी किसी प्लेस पे जो हम लोग फाइनल डिस्प्लेसमेंट अपॉन फाइनल टाइम लगाते हैं तो कहीं कहीं थोड़ा सा एरर आने लगता है। जैसे कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है ए से चल करके ये पर ही हमने उस दिन बताया था, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो था वो 0 हो गया था। अब ऐसे केस में यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, बट कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 0 होगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए हमने कहा कि जब भी हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा हम डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम लगाएंगे, जिसके कारण से डिस्प्लेसमेंट चाहे वो सर्कुलर पाथ पे ही क्यों ना हो, अगर हम यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस लेंगे तो लगभग ये सर्कुलर का जो आर्क होगा, सर्कुलर पाथ का आर्क होगा, वो भी लगभग स्ट्रेट कंसीडर किया जाएगा और यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट की तरह बिहेव करेगा। डेल्टा एक्स अपॉन इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में टाइम लग गया डेल्टा टी। आई थिंक कि आप लोग को बात समझ में आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। तो हम लोग देखें कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी? भाई दोनों में तो इसमें डिस्प्लेसमेंट इसमें डिस्टेंस है, दोनों में डिफरेंस। पहला डिस्टेंस एक वर्ड आएगा आपको स्केलर वेक्टर। तो स्केलर वेक्टर मतलब यहाँ डिस्टेंस के लिए कोई डायरेक्शन की नीड नहीं थी कि किधर से किधर जा रहा है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो उसमें एक डायरेक्शन होता है कि ये इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जा रहा है, मतलब इसकी डायरेक्शन की जरूरत होती है वेलोसिटी में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन चाहिए, इसलिए वेलोसिटी को भी डायरेक्शन चाहिए, जबकि डिस्टेंस को कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, वो किधर भी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है और अपने नए डायरेक्शन को चूज कर सकता है। मीन्स वहां पर डायरेक्शन जरूरत नहीं थी, यहाँ पर डायरेक्शन की जरूरत है। क्लियर हुआ? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है। तो एक्सीलरेशन हम लोग जो है स्पीड के हेल्प से नहीं निकालते, हमेशा एक्सीलरेशन वेलोसिटी के हेल्प से निकालते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कोई बॉडी अगर मोशन में है और उसकी वेलोसिटी में चेंजेस हो रही है, क्लियर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। क्लियर है? अगर हम वेलोसिटी के चेंजेस दिखा दें, अगर हम वेलोसिटी के चेंजेस को दिखाएं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं। जैसे हमने बताया कि एक्सीलरेशन जो होता है उसको डिफाइन करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई बॉडी मोशन में तो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है।
अगर वेलोसिटी में चेंजेस होगा तो बॉडी एक्सेलरेशन में कराएगी, अगर वेलोसिटी में चेंजेस नहीं हो रहा है तो बॉडी एक्सेलरेशन में नहीं कराएगी। अच्छा, समझते हैं कि एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो एक्सेलरेशन को ए स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। और जब भी कोई बॉडी हमने कहा कि चेंजेस हो तो हम लोग कैसे जानेंगे, फाइनल वेलोसिटी टू इनिशियल वेलोसिटी, तो हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मतलब चेंज तभी ना कहलाएगा कि भाई चेंज तभी वो पहले कितना था अब कितना हो गया, मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सीलरेशन होगा रेट चेंज इन वेलोसिटी, या इसी को हम लोग लिख सकते थे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, मतलब जो इस वेलोसिटी में चेंजेस में टाइम लग रहा है उसको हम लोग जो है यहां पर नोट करेंगे। तो हम लोग देख लिए कि वेलोसिटी जो होती है वो एक्सीलरेशन जो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अगर हम मान लेते हैं कोई बॉडी अगर मोशन में है और उसका फाइनल वेलोसिटी स्मॉल v है, ठीक है, और उसमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल a है और टाइम उसको चेंजेस में लग रहा है स्मॉल t, तो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा स्मॉल v माइनस स्मॉल u अपॉन टाइम टेकन स्मॉल t। तो हो जाएगा एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, a इज इक्वल टू v माइनस u। हमने क्या माना, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम टेकन टू चेंज सच वेलोसिटी, सो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, वेयर हम इसको सिंबल को डिनोट भी कर देते हैं, जहां पे v क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम टेकन एंड a हमारा है एक्सीलरेशन। ये हमारा क्या हो गया, एक्सीलरेशन। इस तरह से हमारा जो एक फार्मूला बन गया इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे चलते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी को हम लोग लगे हाथ जान लिए, अब एक एवरेज स्पीड पढ़ते हैं, फिर यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ते हैं, या फिर कांस्टेंट स्पीड पढ़ते हैं, और उसके बाद आज के लिए इतना ही पर्याप्त रहेगा। चलिए समझते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। अब अगर हम मान लेते हैं किसी लॉन्ग डिस्टेंस को हमने टुकड़ों में कवर किया है, टुकड़ों में कवर करने का मतलब है कि हमने सपोज दैट हम 200 किलोमीटर डिस्टेंस को या 200 मीटर की डिस्टेंस को हम 200 किलोमीटर इसलिए करें क्योंकि अगर हमें करना होगा तो हम 2 मीटर तो या 200 मीटर तो कम दिखेगा। फिर अगर हम किसी इंसेक्ट को लेंगे तो वो 200 उसके लिए पर्याप्त होगा, उसके हम इंटरवल्स को डिवाइड कर लेंगे। तो हम अभी हम लोग मोटे मोटे पे समझते हैं, थोड़ा सा ब्रॉड माइंड करके, कि अगर हमारे पास 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने को हो गया, हमको किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है, A to B जाना है, क्लियर है। अब अगर A to B जा रहा है तो हम सपोज दैट 20 किलोमीटर गए, तो उसके बाद मुझे जो है किसी रीजन बस रुकना पड़ जाए, हो सकता है वहाँ ट्रैफिक हो तो हमको रुकना पड़ जाए, या फिर वहाँ पे हमारी स्पीड को स्लो करना पड़ जाए। तो हमने देखा कि 20 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए हमने जो है 30 मिनट लगाया था। फिर ट्रैफिक मिला तो ट्रैफिक में हमको 2 किलोमीटर चलने में हो सकता है 20 मिनट लग गया हो, फिर 30 मिनट लग गया हो 2 किलोमीटर कवर करने में। फिर उसके बाद ट्रैफिक फ्री हुआ, हम थोड़ी स्पीड बढ़ाए और लगभग 30 किलोमीटर और चले। 30 किलोमीटर चलने के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ रेस्ट करना चाहिए या फिर कुछ नाश्ता करना चाहिए, कुछ मुझे रुकना चाहिए कुल मिला करके। तो हम वहाँ पे क्या हुआ कि टोटल कितना कवर किए, 20 + 30 + 2 52 किलोमीटर ट्रेवल किए। उसके बाद 10 मिनट्स का हमने रेस्ट लिया। जो 10 मिनट का रेस्ट लिया वो भी हम लोग कंसीडर करेंगे एवरेज स्पीड में, और वहाँ पे जो डिस्टेंस होगा कवर वो 0 होगा। फिर हम क्या किए, 10 मिनट का रेस्ट लेने के बाद हम इसको अपने आपको फिर कंटिन्यू किए, और कंटिन्यू करने के बाद हम नियर अबाउट 100 किलोमीटर चले। फिर उसके बाद और भी डिस्टेंस को अलग अलग टाइम में कवर अप किए। तो जो एवरेज स्पीड होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी विच इज इन मोशन बाय अपॉन टोटल टाइम।
तो हम लोग टोटल टाइम से अगर डिवाइड कर देंगे टोटल डिस्टेंस को, अगर वो कई पार्ट्स में डिस्टेंस को कवर किया गया है जिसमें अलग अलग टाइम लगे हों, तो उस समय हम लोग एवरेज स्पीड बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कि एवरेज स्पीड को हम लोग फार्मूला लिखते हैं एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस को अगर हम मान लेते हैं, हमने कहा कि एक लॉन्ग डिस्टेंस को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। अब छोटे छोटे पार्ट्स मतलब होने का मतलब कि मान लेते हैं हमारा पाथ रहा हो, हमने डिस्टेंस का पाथ इसीलिए ऐसा बनाया कि वो स्ट्रेट, जरूरी कि स्ट्रेट ही हो। तो ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, टोटल के डिस्टेंस के बीच हम इसको ब्रेक कर लिए। यहाँ पे बी S1, यहाँ पे टाइम लगा T1, फिर C S2, डिस्टेंस हमारा C का हो गया S2, टाइम कितना लगा T2, फिर इस तरह से D दैट इज S3 अपॉन T3, और इस तरह से S4 अब T4। चाहे तो हम इसको n पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7, इस तरह से कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम 4 पार्ट में 5 पार्ट में जितने भी बनाए उतने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस को अगर हम करें तो टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, तो हमारा हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। तो हमारा जो एवरेज स्पीड हो जाएगा, एवरेज स्पीड वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इस तरह का हम लोग एक फार्मूला को डिराइव कर लिया, फिर एक फार्मूले को लिख लिए। ठीक है, अब हम लोग जो है एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। तो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड लगभग हमारा यूनिफॉर्म मोशन जैसा ही है, बस हम समझ के चलते हैं कि मान लेते हैं यही हमारा एक डायग्राम बनाया हुआ है हमने एक पाथ का। अब अगर ये S1 S2 S3 S4 सभी इक्वल हों, और यहाँ T1 T2 T3 T4 इक्वल हो, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि अगर S1 अपॉन T1 S2 अपॉन T2 S3 अपॉन T3 S4 अपॉन T4 इक्वल है, तो बॉडी कैसी कहलाएगी? कांस्टेंट स्पीड में कहलाएगी। मतलब उसकी स्पीड में, जैसे यहाँ पर अगर हमने ये देखा ए बी के बीच का जो डिस्टेंस था वो हमने देखा, तो S1 अपॉन T1, तो हमारा कितना आ गया? मान लेते V1 स्पीड। फिर इस तरह से S2 अपॉन T2 या S3 अपॉन T3 या S4 अपॉन T4। अगर सभी का रेशियोज इक्वल है, डिस्टेंस और टाइम के रेशियोज अगर इक्वल है, तो हम लोग कहेंगे कि बॉडी कैसा है? कांस्टेंट स्पीड है। कैसी स्पीड है? कांस्टेंट स्पीड। तो लगे हाथ हमने बता दिया कांस्टेंट स्पीड क्या है। क्लियर हुआ? तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे जो वीडियोज में हम लोग देखेंगे कि वो हमारा टॉपिक होगा, अभी हमने आज एक पहला जो ग्राफ बनाया, अब ग्राफ से रिलेटेड ढेर सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ थोड़ा सा आप लोग आज देखिएगा कि ग्राफ को किस तरह से समझे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में किए, अगर कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रही है तो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।